नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मॉडर्न कोचिंग सेंटर। इसके अंदर यहाँ पे 20 जून 2026 को इंटर आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था। उसका 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है 2026 में पूछा गया है। एग्ज़ाम में 100 में से 50 क्वेश्चन ही छांट के बनाना होता है। 100 में 100 नहीं बनाना है, 100 में 50 क्वेश्चन को मार्क पे रंगना है। और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या बहुत इजी क्वेश्चन अपना छांट के समय के अंदर बनाना ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन बैंक से 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या क्या है देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में क्या कह रहा है, तो एक नंबर में कह रहा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था। क्या है की पॉइंट इसका, शिमला समझौता। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाली प्रधानमंत्री कौन थे, तो सॉरी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हुआ कब था, 1972 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखना है, शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में। उसमें प्रधानमंत्री भारत का कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी। इसके बाद देखें ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ, तो 1966 में। इस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और ताशकंद समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान में युद्ध के बाद। भारत पाकिस्तान में युद्ध 1965 में हुआ था। इसी समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो कब हुआ था, 1966 में। ताशकंद कहाँ है, तो ताशकंद कभी कभी पूछेगा ताशकंद कहाँ है, तो रूस में। और 1991 ईस्वी में रूस के विघटन के बाद, रूस का नाम पहले सोवियत संघ हुआ करता था, इसका विघटन 1991 में हो गया। और विघटन के बाद इससे नया देश 15 बना। वर्तमान में ताशकंद इसी में से 15 में से एक देश बना हुआ है जो रूस से अलग हुआ था, उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान का राजधानी वर्तमान में कहाँ है, ताशकंद। लेकिन तत्काल जिस समय की ताशकंद समझौता हुआ था उस समय 1966 में रूस का हिस्सा था। ठीक है, इसी तरह आगे देखें तो पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच, किसके किसके बीच। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था। तो सोच के बताएं आप लोग कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था। क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। कब हुआ था, 1962 में। जबकि 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसको पंचशील समझौता कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना, पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। इसके बावजूद 1962 में क्या हो गया, भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया। पंचशील समझौता में ही कहा गया था हिंदी चीनी भाई भाई, यानी हिंदुस्तान और चीन का आदमी आपस में भाई भाई की तरह रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सार्क या दाक्षेस, इसी को क्या कहेगा, दाक्षेस। क्या पूछा यहाँ पे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। इसका पहली बैठक पूछेगा कहाँ हुआ था, ढाका में। ध्यान से सुने कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। और इसका पहली बार बैठक कहाँ हुआ था, तो ढाका में। ढाका कहाँ था, वर्तमान में बांग्लादेश का राजधानी ढाका है।
इसके अतिरिक्त देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। पंडित नेहरू क्या थे? तो प्रथम विदेश मंत्री। प्रथम विदेश मंत्री कहा जाए या प्रथम पीएम कहा जाए, प्रधानमंत्री। और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, भीमराव अम्बेडकर। कहता आसियान में कितने सदस्य देश हैं? आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 10। अभी 11 हो चुका है, लेकिन हम लोग को यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 10 तक, तो 10 ही इसका आंसर होगा। कहता भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताएं इसका आंसर कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस से नहीं हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? तो मोरारजी देसाई। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी पूछा जाए तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। सबसे यंग पूछा जाए तो राजीव गांधी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पे देखते हैं कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद देखें इसके बाद कहता है डीएमके। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। कहाँ के? तमिलनाडु के। इसका अर्थ होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। पूछेगा ना, जो पूछना था पूछ चुका है। क्या पूछा है? तो किस राज्य का पार्टी है, और तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संविधान क्या पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता किसका बात किया है? समान नागरिक संहिता का बात किया है, तो किस अनुच्छेद में किया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 44 में। आज़ादी के बाद सबसे पहले यदि कहीं समान नागरिक संहिता लागू हुआ तो राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य पूछेगा तो गुजरात। और आज़ादी के पहले से कहाँ पर लागू था? तो गोवा में। 3 क्वेश्चन ध्यान देना है। आज़ादी के पहले से कहाँ पर लागू था? तो हो जाएगा आंसर गोवा। आज़ादी के बाद पहली बार कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। और वर्तमान में भी आज़ादी के बाद दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव करता है? हमारे पास 2 तरह के चुनाव आयोग होते हैं। जैसे एक होता है केंद्रीय चुनाव आयोग, इसका काम है इसका काम है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी लोगों का चुनाव करवाना। लेकिन राज्य चुनाव आयोग जो होता है, राज्य चुनाव आयोग भी चुनाव करवाने का काम करता है, लेकिन किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव करवाएगा? पंचायती राज संस्था का। इसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या पूछा है? तो न्यूनतम आयु पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति कहे या राज्यपाल कहे, उपराष्ट्रपति कहे, तो इसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। यहाँ पर ही यदि पूछेगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 25 वर्ष। किसी पंचायत का चुनाव, यहाँ पे जो पंचायती राज था, इसका चुनाव जीतने का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। आगे देखते हैं। कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं लेता है?
क्या पूछा है कि राष्ट्रपति का चुनाव में हिस्सा कौन नहीं लेता है, तो क्या हो जाएगा आंसर। और लोकसभा के सदस्य, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं होना चाहिए। भाग लेता है कौन नहीं लेता है, यही पूछा है, तो हो जाएगा विधान परिषद का सदस्य। आंसर क्या हो जाएगा इसका, विधान परिषद का सदस्य जो है राष्ट्रपति का चुनाव में भाग नहीं लेता है। इसके बाद बात करें भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या है की पॉइंट इसका कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद हो जाएगा इसका अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 61 के तहत यदि राष्ट्रपति के द्वारा कदाचार या संविधान को उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए, तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है और पहले लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, जो कि प्रावधान 104वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो शुरू में क्वेश्चन पूछा जाता था कि संसद में कितने सदस्यों को, तो 12 राज्यसभा 2 लोकसभा, तो टोटल कितना हो जाएगा 14। संसद में पूछेगा तो 14, क्योंकि संसद बना है 3 अंग से, और लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों का जुट जाता था और हो जाता था 14। लेकिन सिर पर भी बात किया जाए इसका राज्यसभा का, तो क्या हो जाएगा आंसर 12। राष्ट्रपति पर महाभियोग फिर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, कौन लगा सकता है, तो कौन लगाएगा, भारतीय संसद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कथानुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सजा मांग सकता है, तो सबको पता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 159 के तहत सजा मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, यह सर्वोच्च न्यायालय से। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो किस पे जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति यदि अध्यादेश जारी करना चाहता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123। कब जारी किया जाता है, जब सत्र चलना संभव नहीं हो और कानून बनाना है, तो वहाँ पे अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद कह रहा है कि किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल का घोषणा करता है। तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल 3 तरह का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो 352, 356 और 360। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करती है या कर सकता है, तो किसके परामर्श पे, किसके कहने पे, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री या रक्षा मंत्री, तो हो जाएगा कैबिनेट मंत्री। किसके कहने पर, कैबिनेट मंत्री के कहने पर। इसके बाद देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष। यदि गलती से पूछा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो
कुछ नहीं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लोकसभा का होता है 5 वर्ष। इसके सदस्यों को हर 2 वर्ष में इसका 1/3 सदस्य राज्यसभा से बाहर आ जाता है, जिसके कारण प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है लोकसभा में बिहार के कितने सदस्य का प्रतिनिधित्व होता है? तो 40 सदस्य। और लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों को प्रतिनिधित्व होता है? तो कितना हो जाएगा? 40 सदस्यों का। और वहीं पे राज्यसभा में पूछेगा तो 16। और ठीक है, आगे देखते हैं। कहता कि राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया? विशिष्ट शक्ति राज्यसभा को जो स्पेशल शक्ति प्राप्त है तो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 249। कहता निम्न में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद 6 राज्य में है। और 6 राज्य कौन सा है? तो बिहार है तो है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो किसमें नहीं है? क्या पूछा है? किसमें नहीं है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और जिसमें विधान परिषद है उसको कहते हैं द्विसदनीय सदन, यानी उसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो भारत में टोटल 6 राज्य है जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जहाँ पे दोनों होता है उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखें 25 नंबर देखते हैं। कहता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का स्थापना कर सकते हैं? तो अनुच्छेद हो जाएगा 169। किसी राज्य को विधान परिषद रखना है तो रखे, हटाना है तो हटावे। इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। 26 नंबर देखते हैं। किसी राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? किसी राज्य के विधानसभा को विघटित करना है तो अनुच्छेद 174। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल। और प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। बाकी मंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति। और जितना भी मंत्री होता है सभी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति। इसके बाद देखा जाए तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल या अध्यादेश, अभी बताए थे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय पूछा है। क्या पूछा है? उच्च न्यायालय पूछा है तो 62 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का बात होता तो 65 वर्ष। 30 नंबर कहता भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? भारत का जो न्यायिक समीक्षा व्यवस्था है किस देश से प्रभावित है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए से। कहाँ से? तो यूएसए से। इसके बाद कहता 31 नंबर भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25वां कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। 32 कहता है किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? क्या है? अर्थसंघात्मक। केसी वियर किसने कहा था ये बात? तो केसी वियर ने।
क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण का प्रावधान किया गया है? यहाँ पे बात हो रहा है अनुसूची के बारे में। तो भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 12 जो वर्तमान में है। शुरू में जो जब मूल संविधान बना था तो उसमें 8 था और अभी 4 बढ़ के 12 हो चुका है। इसमें पूछा गया केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है किस अनुसूची में है, तो अनुसूची हो जाएगा 7। 7वीं अनुसूची में केंद्र क्या कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है, इस सारा चीज़ों का बंटवारा किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। जिस पे केंद्र सरकार कानून बनावे उसे क्या कहते हैं, तो संघ सूची। जिस पे राज्य सरकार कानून बनावे उस विषय को क्या कहते हैं, राज्य सूची। और जो दोनों में से कोई भी या दोनों कानून बना सकता है जिस विषय पर, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। कई बार इंटर में पूछा गया है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। इसको भी ध्यान रखना है। इसमें कितना विषय है, तो 100। संघ में कितना विषय, 100। राज्य सूची में कितना विषय, तो अभी तो 61 है, पहले कितना था, 66। इसका 5 समवर्ती जिसमें पहले 47 था, 5 इसका दिया गया तो कितना हो गया, 52। अभी का समझे सीधा सीधी। तो अभी संघ सूची में कितना विषय है, 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो गया 7वीं अनुसूची। कहता है रेलवे का विषय किस सूची में आता है, तो रेलवे का विषय हो जाएगा केंद्रीय सूची, केंद्र सूची या संघ सूची में। संघ सूची में कितना विषय है, ये आ ही गया। संघ सूची में कितना विषय है, तो 100। राज्य सूची में पूछेगा तो 166। संघ सूची में कितना विषय है, 100। राज्य सूची में कितना विषय था, 66, अभी 61। समवर्ती में सूची में कितना विषय था, 47, अभी इसका 5 यहाँ दे के 52। जैसे पूछे ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे टिक करना है। ठीक है। कहता भारत में कितने प्रकार के आपातकाली, भारत में अभी हम बताए थे 3 तरह का आपातकाली। एक अनुच्छेद 352, इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन, इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाली, पूरे देश में लागू हो जाएगा। एक है अनुच्छेद 356, 4 का अंतर है, एक है 360। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में किसी खास राज्य का मुख्यमंत्री यदि अपना राज्य को संभालने में असमर्थ है तो वहाँ पे 356 का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और वहाँ का शासन मुख्यमंत्री से हटके राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व है राज्य में, तो राष्ट्रपति का। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, जो आज तक भारत में नहीं लगा है और भगवान करे ना ही लगे तो अच्छा है। ठीक है। कहता भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त हैं। 3 सूची बताए थे, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूची में से जो तीनों में से किसी में नहीं है वैसा विषय को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, संसद को। संसद का 3 अंग क्या क्या, और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पूछेगा संसद में कितना सदन, तो सदन माना घर, 2 लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग, तो 3, सदन तो 2। ठीक है। कहता राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व हैं, 4। किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना बना, किससे बना, आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना राज्य का स्थापना किससे हुआ है, आंध्र प्रदेश से। कब हुआ है, 2 जून 2014 को।
आंध्र प्रदेश का राजधानी अभी कहाँ हो गया, तो आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती। और इसका जो पहले से राजधानी था हैदराबाद, वो हो गया तेलंगाना का राजधानी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन को देखें। 15 अगस्त 1947 सबको पता है, देश आज़ाद हुआ था, इसमें कुछ नहीं हुआ था, और ये सब भी कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी बताए थे अनुसूची जब मूल संविधान था तो अनुसूची की संख्या 8, लेकिन वर्तमान का बात किया जाए तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो चुकी है। को का मतलब कुछ नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो आज़ाद करने वाले ही गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज़ादी के बाद भी प्रथम हो जाएंगे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और इनके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछेगा, जैसे भारतीय पूछा तो हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो किसने कहा था? ये कथन है प्रोफेसर आइवर्जेनिस का। प्रोफेसर आइवर्जेनिस ने कहा था कि भारत का जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है, यानी ज़्यादा तक लोग वकील ही थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाने का काम किया था। ये हमारा चैनल है जहाँ पे आप लोग बैठ के इसको देख सकते हैं। टेस्ट, उसके बाद डिस्कशन। चैनल का नाम क्या है? MCC स्टडी पॉइंट, जो एक यूट्यूब चैनल है। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जिसका लिंक वीडियो में लगा हुआ है। टच कीजिए, टेलीग्राम पे पहुंचिए, वहाँ से PDF प्राप्त कीजिए, फिर प्रिंट निकलवाइए और आंसर कीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें से एक शब्द कौन सा था? पंथ निरपेक्ष। भारत के क्या करत भारत के मूल संविधान में कितना भाग है? यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना भाग थे किसमें? मूल संविधान में। मूल संविधान में ना जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था तो उस समय भाग की संख्या मात्र 22, लेकिन वर्तमान में किसी किसी भाग में को, ख, ग ऐसे करके जोड़ते जोड़ते 25 पहुँचा दिया। तो वर्तमान में भागों की संख्या 25, लेकिन शुरू में कितना था? तो 22। भारतीय संविधान को कब लागू किया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जबकि संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। परंतु हम लोग संविधान निर्माता इंतजार किया किस डेट का? 26 जनवरी 1950 तक का, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पहली बार 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे और 47 तक मनाए, 1947 तक। परंतु आज़ाद कब हुए तो पता है? 15 अगस्त को। तो इस डेट को 26 जनवरी को भी याद रखा जाए, इसके तौर पे क्या किया गया? 26 जनवरी को संविधान लागू किया, जबकि संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान के कुछ भाग को लागू भी कर दिया गया था 26 नवंबर को ही, और 26 नवंबर को संविधान बनने के कारण इस दिन को भी याद किया जाता है। संविधान दिवस कहा जाए, विधि दिवस कहा जाए या कानून दिवस कहा जाए तो 26 नवंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? आगे देखें।
भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार लोकसभा का चुनाव भारत में हुआ था 1951-52 में। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है गुजरात में। कथन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? कौन ऐसा शब्द है जो प्रस्तावना में नहीं है? तो कम्युनिस्ट। कहते संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 75। किसके अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? तो किसके अनुशंसा पर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? मंत्रिपरिषद। वे बताए थे प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है और सभी मंत्री यानी पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? तो लोकसभा के प्रति। लेकिन यदि व्यक्तिगत एक एक करके बात किया जाए किस पे निर्भर होगा? तो राष्ट्रपति पर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के बारे में देखिए कुछ। तो नीति आयोग जिसके स्थान पर आया है उसका नाम परियोजना आयोग था। तो नीति आयोग का स्थापना किसके स्थान पर हुआ है? योजना आयोग का स्थान पर। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था और इसको समाप्त करके यहाँ इसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग। कब आया? तो 2015 से नीति आयोग का स्थापना हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष हुआ करते थे प्रधानमंत्री। जस्ट उसी तरह नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। यहाँ पे क्या पूछा? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? कौन है? प्रधानमंत्री जो है अभी पता है सबको। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अभी बताए थे कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? तो लोकसभा के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत पूछेगा तो राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति। कंफ्यूज नहीं होना है। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? कौन बुलाएगा? तो बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति का अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद का संयुक्त बैठक बुलाने की नौबत कब आती है? जब दोनों सदन में किसी बात पे मतभेद हो जाए, किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। ठीक है यहाँ तक। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है? मात्र 14 दिन। उसके बाद ऑटोमेटिक अपने आप पास हो जाएगा। निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाएगा तो लोकसभा में। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मतलब आधा से एक अधिक जिसको आएगा वही पार्टी
अपना सरकार बनाएगा, उसी अपने में से प्रधानमंत्री को बनाएगा। और पूछ रहा है कि कौन ऐसा पार्टी था बताओ जिसको एकदम 18वें लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत में गया था। तो ऐसा कोई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट में गया था, जबकि स्पष्ट बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। तो 18वें लोकसभा में तो कोई भी सीट ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जिसको का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। हाँ, इससे पहले थी बीजेपी। और लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन करना है तो राष्ट्रपति करेगा। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारत में दृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लाया गया है भारत के संविधान में? तो हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। स्थानीय स्वशासन विषय किस सूची का है? स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। भारत में नगरीय प्रशासन का स्थापना किस वायसराय ने की? नगरीय प्रशासन का स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। और इसने विचार दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय। यहीं पे एक और व्यक्ति है जिसको कहता है अशोक मेहता, इसने द्विस्तरीय दिया था। 73वां पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक किया। 74वां नगर निकाय से संबंधित को संवैधानिक किया। और पूछ रहा है कि दोनों कब लागू हुआ? 1993 में। 71वां संविधान संशोधन कहे या 74वां कहे, दोनों कब लागू हुआ था? 1993 में। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया है? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया है। द्विस्तरीय का विचार किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने। और पंचायती राज व्यवस्था में भी जो भी खराब हो रहा है उसको भी राजनीतिक पार्टी से जोड़ दिया जाए, इसका यह विचार भी किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। 74वां संविधान संशोधन में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? तो 12वीं। और 73वां में कौन सा जोड़ा गया? 11वीं। पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो पंचायतों का चुनाव होता है 5 वर्ष में। हर 5 वर्ष में पंचायत का चुनाव होता है। और मुखिया उसका पंचायत का हेड चुना जाता है। न्याय करने के लिए सरपंच चुना जाता है। और सबसे छोटी इकाई के रूप में वार्ड चुना जाता है। निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? सबसे विशाल, सबका संविधान लिया के बनाएंगे तो विशाल तो हो ही जाएगा। तो सबसे विशाल संविधान किस देश का है? भारत का। क्योंकि क्या किए हम लोग, जिस देश का जो जो पार्ट अच्छा लगा उसके संविधान से ला के भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। तो बड़ा तो होना ही है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का पूछा जाए तो भारत का। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 18। कितना हो चुका? 18। और अभी भी 18वीं 2024 में हुआ है। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? किसने कहा था? N.A. पालिकीवाला ने। इसने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। अब किसी को उकताना ना है, पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, समझ के पढ़ें इसे। और इम्पोर्टेंट भी है पढ़ना। तो बेरोबारी केस किस वर्ष आया था? 1960 में आया था। कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो प्रस्तावना में न्याय का बात किया गया है, वो भी 3 प्रकार का। समानता का बात किया गया है 2 प्रकार का। समृद्धि का कोई बात नहीं है, भाईचारा का बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
उपाधियों का उन्मूलन किया गया, यानी कोई भी आदमी उपाधि नहीं लिएगा। किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 18 में। 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया। 17 में क्या कहा है? तो अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत नहीं करना है। निम्न में से कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 और 30। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में। और मौलिक अधिकार किस देश से लाया गया है? यूएसए से। किस भाग में? भाग 3। इसको क्या कहते हैं? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी भाग 3 को कहा जाता है। कितना प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार शुरू में था 7। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में आता था, उसको हटाने के बाद वर्तमान में 6 बचा है। भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, भाषण दे सकते हैं, अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं, सब प्रावधान अनुच्छेद 19 में दिया गया। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 में से एक फर्स्ट जो है यही है। क्या है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, कानून के नज़र में अमीर गरीब सब एक समान है, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 14 में। वर्तमान में हमारे संविधान में कोई कितने मौलिक कर्तव्य है? तो कितना है? 11। यहाँ पे देखा जाए तो मूल संविधान, जब संविधान बना था उस समय कोई मौलिक कर्तव्य नाम का चीज़ नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में अपने देश के अंदर मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लाया गया, जिसकी संख्या शुरुआत में उस समय 10 थी, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में एक और नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके कारण अभी इसकी संख्या कितनी हो गई है? 11। किस देश से लाया गया है? रूस के संविधान से। संविधान अपने संविधान में लाने के बाद इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 51 को में। भाग का बात किया जाए तो भाग 4 को कहाँ पे है? तो भाग 4 को में। और किस समिति का अनुशंसा पे? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर। वर्तमान में हमारे संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य है? तभी अभी हम लोग देखें, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11। कहता भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश, वही आ गया कि मौलिक अधिकार किस देश से लाया गया है? यूएसए से। जर्मनी से आपातकाल, ब्रिटेन से संसद, फ्रांस से, तो फ्रांस से भाईचारा की भावना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति की देन है, यहाँ से हमारे संविधान में आया है। भारत में परमाणु परीक्षण सबसे पहले सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? 1974 में, इंदिरा गांधी के समय। प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी। नॉन अलायंस मूवमेंट का संस्थापक नहीं था, तो अराफत नहीं था। भारत से प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। नैम का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1961 में। स्थापना कब हो गया था? 1961 में। नाटो, ठीक है, अब नाटो का बात करें। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। ठीक, नाटो में 30 सदस्य था, और स्थापना के समय पूछेगा कितना सदस्य नाटो में? स्थापना के समय 12 सदस्य, 30 सदस्य था, बाद में दो जुटा है, अभी वर्तमान में इसकी संख्या हो गया 32। पहले 31वां जुटा था फिनलैंड और 32वां स्वीडन। ठीक है, तो वर्तमान में नाटो में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। पहली गुटनिरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? पहली गुटनिरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? तो बेलग्रेड में। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य थे? तो अस्थायी सदस्य की संख्या 5, जिसको वीटो पावर है, जिसमें से
एशिया से एकमात्र देश चीन, यूरोप से कई देश है जैसे ब्रिटेन, फ्रांस। उत्तरी अमेरिका से देखें तो यूएसए, कितना हुआ, 1 2 और 3 4, एक हो जाएगा रूस। तो पांचों सदस्य का नाम देखें, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रूस। इन तीनों को वीटो पावर प्राप्त है, वही होगा दुनिया में जो पांचों चाहे। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तभी हम बताएं कि है कौन कौन नहीं है। हम भारत। कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी इसका 6 अंग है, 6 में से 5 का मुख्यालय जब भी पूछे तो न्यूयॉर्क, और एकमात्र है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है एकमात्र कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय थोड़ा हट के है नीदरलैंड का राजधानी द हेग में। बाकी 5 का पूछे तो न्यूयॉर्क, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे ही पूछेगा तो क्या हो जाएगा? द हेग। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लाया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। किस भाग में है? तो भाग 4 में है, अनुच्छेद इसमें 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6। पहले कितना था? 7। कौन सा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। इसको अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो 31 में ही था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितना भाग है? वर्तमान में 25 और शुरुआत में 22। भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो जर्मन वाइमर से। जर्मनी के संविधान को वाइमर कहते हैं, और देश का नाम पूछा होता तो जर्मनी। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ 1946 में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व पूछ ही दिया कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? चौथा भाग में। इसे क्या क्या याद रखना है? तो कहाँ से लाया गया है? आयरलैंड से। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। किस भाग में है? भाग 4 में है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत का व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 40, और ये गांधीवादी प्रावधान है। अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त हैं? कितने चुनाव आयुक्त हैं? 3। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि 100 क्वेश्चन था जो 2026 में एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, इंटर आर्ट्स का। तो उसमें से यही सब क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन है जिसका हम लोग अभी डिस्कशन देखें। आप लोग इसको आराम से बैठ के देखने का प्रयास करें, जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर अच्छा नंबर चाहिए तो क्वेश्चन बैंक पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। साथ में एग्ज़ाम हॉल के अंदर 100 में से 50 क्वेश्चन चुन के सही से रंगना इम्पोर्टेंट होता है। और यदि आप इसका सेम टू सेम यही PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, जिसका लिंक हम लगाए हुए हैं इस वीडियो के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए सबको। देखिए, जय हिंद, जय भारत।